हेलो गाइस, मैं हूं संतोष जावरिया और आप देख रहे हैं अनुपम एजुकेशन चैनल। हमारे चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं प्री बोर्ड परीक्षा 2022 कक्षा 10वीं की विज्ञान के प्रश्न पत्र का हल। तो आपको दिखा देते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न इसमें आए थे और उनके आंसर क्या है। तो बिना विलंब किए हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें। तो ये जो प्रश्न पत्र है, ये इसके लिए समय जो 3 घंटा निर्धारित है और ये 80 अंक का है और इसमें कुल 22 प्रश्न हैं और प्रश्न पत्र को हल करने के निर्देश इस तरह से दिए गए हैं जिन्हें आपको स्वयं पढ़ना है। आगे की ओर चलते हैं तो सबसे पहले हमारे सामने सही विकल्प वाला प्रश्न है, जिसका पहला प्रश्न ये है, क्या होगा यदि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्लों को लौह चूर्ण पर डाला जाए। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब भी अम्ल की धातु से क्रिया होती है तो हाइड्रोजन गैस और लवण बनता है। इसलिए हमारा हाइड्रोजन गैस वाला आंसर कौन सा है? पहले वाला आंसर है, जिसमें लिखा है हाइड्रोजन गैस व आयरन क्लोराइड का निर्माण होगा। अगला क्वेश्चन है, धातुओं को पतले तारों में खींचे जा सकने की क्षमता क्या कहलाती है? तो धातुओं को पतले तार में खींचे जा सकने की क्षमता है वो तन्यता कहलाती है। यदि चादर की बात आती है तो आघातवर्णता हमारा आंसर होता। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, दो तंत्रिकाओं के मध्य के खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो हमारे सामने 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, लेकिन दो तंत्रिकाओं के मध्य जो खाली स्थान होता है उसे हम सिनैप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनैप्स कहते हैं। मैं एक बार ठीक से निशान लगा दूं, सिनैप्स कहते हैं। उसके बाद अगला है, निम्नलिखित में से अलैंगिक जनन द्वारा मुकुलन द्वारा होता है। घ वाला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो इसका राइट आंसर है यीस्ट। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। तो विद्युत धारा की जो उत्पन्न करने के लिए जो है वो जनित्र इस्तेमाल होता है। क्या इस्तेमाल होता है? जनित्र। राइट आंसर कौन सा? जनित्र है। गैल्वेनोमीटर क्या करता है? धारा की दिशा का निर्धारण करता है। अमीटर धारा को मापता है। ठीक है, तो आगे की ओर चलते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? तो देखिए, घास को बकरी खाती है और बकरी को मनुष्य खा जाता है, इसलिए ये आहार श्रृंखला है। इसलिए हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? वो होगा सेकेंड वाला, जिसमें है घास, बकरी तथा मानव। उसके बाद में, विश्व में सबसे तेजी से कम होने वाला प्राकृतिक संसाधन क्या है? तो सबसे तेजी से कम होने वाला प्राकृतिक संसाधन है वन। आप देख रहे हैं कि दिनों दिन अंधाधुंध वनों की कटाई हो रही है, इसलिए सबसे ज़्यादा कम होने वाला यदि प्राकृतिक संसाधन है तो वो है वन। उसके बाद में, आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या होती है। तो आवर्त सारणी में जो आवर्त होते हैं वो कितने होते हैं? 7 होते हैं। लिए इसका राइट आंसर ये है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में रिक्त स्थान की पूर्ति है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, जल एक ऑक्साइड है। तो कैसा ऑक्साइड है? जल का सूत्र होता है H2O। तो आप देख रहे हैं कि जल किसका ऑक्साइड है? हाइड्रोजन का, क्योंकि जल के सूत्र में H आया है, इसलिए क्या लिखेंगे? हाइड्रोजन का ऑक्साइड है, हाइड्रोजन ऑक्साइड है। अगला हमारा प्रश्न है, धातुएं प्रायः ऊष्मा एवं विद्युत की होती है, तो वो क्या होती है? चालक होती है, कंडक्टर होती है। उसके बाद में, मादा और गर्भस्थ शिशु के बीच जैविक संबंध स्थापित करने वाला ऊतक क्या कहलाता है? तो कहलाता है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा कहलाता है। प्लेसेंटा होता है जो शिशु और मादा के बीच में संबंध स्थापित करता है, जैविक संबंध स्थापित करता है। अगला है, मानव के शरीर में अंडाणु का निर्माण
में होता है, तो ये होता है अंडवाहिका में। अंडवाहिका में इसका निर्माण होता है, इसलिए आपको अंडवाहिका लिखना है। अगला है पराग कोश में पाए जाते हैं, तो पराग कण पाए जाते हैं। क्या लिखना पड़ेगा आपको? पराग कण पाए जाते हैं, यहाँ पर लिखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है अनुवांशिकी के जनक हैं, तो अनुवांशिकी के जनक जो है वो ग्रेगर जॉन मेंडल, ये आपको पूरा आंसर लिखना है। फिर सुन लीजिए मैंने क्या लिखा है, ग्रेगर जॉन मेंडल। उसके बाद में अगला है किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के होता है, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है? समानुपाती। समानुपाती न लिखना चाहें तो आप अनुक्रमानुपाती भी लिख सकते हैं। समानुपाती और अनुक्रमानुपाती एक होता है, लेकिन व्युत्क्रमानुपाती भिन्न चीज़ होती है, इसलिए आपको समानुपाती या अनुक्रमानुपाती में से कुछ भी एक लिखना है। क्योंकि आपने जब ओम का नियम पढ़ा था तब वहाँ पढ़ा था किसी चालक का जो प्रतिरोध होता है उसकी आपने ये पढ़ा है कि चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के क्या होता है? समानुपाती। आर समानुपाती एल, आर प्रतिरोध होता है, एल क्या होती है? लंबाई होती है। उसके बाद में हम चलते हैं अगला, मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु तंत्र बनाते हैं, तो ये बनाते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जिसे बोलते हैं CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, CNS भी बोलते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन इस तरह से है, सही जोड़ी मिलान कर उत्तर लिखिए, तो आपको सही जोड़ी का यहाँ पर मिलान करना है। तो पहले हम ठीक से कर लेते हैं इसको एड्रेस। अब देखिए सही जोड़ी का आपको बताते हैं, सबसे अधिक क्रियाशील धातु, तो यहाँ पर यदि राइट हैंड साइड में कॉलम बी में आप देखेंगे, इस कॉलम बी में देखेंगे तो मात्र एक ही धातु आपको दिखाई दे रही है, और वो धातु कौन सी है? पोटेशियम है। इसलिए हमारे पहले प्रश्न का आंसर है पोटेशियम। दूसरा है सामान्य रक्तदाब, तो सामान्य रक्तदाब जो होता है वो 7वें नंबर का 120 और 80, 120/80 mmHg, 180/20 पारा। अगला है पादप हार्मोन्स, तो पादप हार्मोन जो होता है वो साइटोकाइनिन है। कौन सा है? साइटोकाइनिन। उसके बाद में अगला आता है शुक्राणु उत्पादन नियंत्रण, तो शुक्राणु उत्पादन नियंत्रण का काम करता है टेस्टोस्टेरोन। उसके बाद में तारों का टिमटिमाना क्या है? तो ये कि कौन सी घटना है, किसके कारण होती है? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। उसके बाद में आता है लेंस क्षमता, तो लेंस की जो क्षमता का जो मात्रक होता है वो डाईऑप्टर होता है, इसका सेकेंड वाला आंसर सही है। उसके बाद में जरा दृष्टिता, जरा दृष्टिता एक ऐसी अवस्था है जब व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो उसे ना तो दूर की वस्तु दिखाई देती है और ना ही पास की वस्तु दिखाई देती है, इसलिए उसे ऐसी स्थिति में द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग करना पड़ता है। यानी एक ही चश्मे में दो लेंस लगे होते हैं, दूरदृष्टि और निकट दृष्टि। अब चलते हैं अगला विद्युत विभवांतर, तो विद्युत विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। इस तरह से इस सही जोड़ी के सभी क्वेश्चंस के आंसर हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, जो एक शब्द या एक वाक्य से संबंधित है। तो आइए यहाँ पर हमें सबसे पहले लिखा है शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो वो कितना होता है? 7 होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है 2 या 2 से अधिक धातुओं के सममांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? तो 2 या 2 से अधिक धातुओं के जो सममांगी मिश्रण है उसे हम विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं? विलयन, को विलयन लिखना है। उसके बाद में हरे पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले वर्णक का नाम लिखिए, तो वो है हरित लवक, जिसे हम क्लोरोफिल भी बोलते हैं, हरित लवक,
या आप लिख सकते हैं क्लोरोफिल, ये भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद में नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? तो इसे बोलते हैं निषेचन, निषेचन या फर्टिलाइजेशन। उसके बाद में लिंग निर्धारण करने वाले गुणसूत्र का नाम लिखिए। तो देखिए लिंग निर्धारण के लिए नर में एक्स गुणसूत्र होता है और मादा में, ये मादा है, मादा में XX होता है और नर में XY होता है। तो मादा और नर में यदि हम देखें तो काफ़ी गुणसूत्र समान होते हैं, लेकिन नर में XY डिफरेंट होता है। इसलिए हम मूल रूप से यदि कहें तो लिंग निर्धारण के करने वाले गुणसूत्र का नाम लिखिए, तो वो XY है। लेंस की क्षमता का सूत्र लिखिए। तो लेंस की क्षमता को हम P से बस करते हैं और ये 1/F होता है, लेकिन ध्यान रखना ये F किस में होता है? मीटर में। तो परिभाषा होती है, परिभाषा क्या सूत्र पूछा गया है, तो P बराबर 1/F, लेकिन F किस में होना चाहिए? मीटर में। उसके बाद निकट दृष्टि दोष को दूर करने में कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है? तो वो होता है अवतल लेंस, जिसे बोलते हैं कॉनकेव लेंस भी बोलते हैं। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो वो होता है ओम। क्या होता है? ओम, जिसको इस ग्रीक लेटर से भी इंडिकेट करते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 इस तरह से है, श्वसन की क्रिया ऊष्माक्षेपी ऊष्माक्षेपी कारण लिखिए। लेंस व एवं वसायुक्त पदार्थ में नाइट्रोजन की प्रभाविता को से प्रभावित क्यों किया जाता है, ये लिखिए। उसके बाद में देखिए यहाँ पर हम आपको क्वेश्चन जरूर दिखा रहे हैं, सभी क्वेश्चन आपको दिखा दे रहे हैं यहाँ पर, आप इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह देख लीजिए। और वैसे तो इन क्वेश्चंस के आंसर आप जानते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस दिखाऊंगा जिनमें आपको लिखना कम से कम है और नंबर अधिक से अधिक मिलेंगे। और ऐसे प्रश्नों को जनरली विद्यार्थी छोड़ देते हैं, जैसा कि आप क्वेश्चन नंबर 15 देख रहे हैं। इसको बैलेंस करने के लिए, बैलेंस करने का मतलब ये है कि सभी परमाणुओं की संख्या समान होना। तो यहाँ पर हम आपको ये पहले क्वेश्चन बैलेंस करके दिखाते हैं। इधर HNO3 देखिए और यहाँ देखिए, इसमें भी NO3 आया है, इसमें दोनों तरफ NO3 आया है, लेकिन इधर इस तरफ 2 बार आया है, इसलिए हमें ये 2 लगाना पड़ेगा। जैसे ये 2 लगाएंगे तो हमारे पास हाइड्रोजन की संख्या प्रभावित होगी। इसमें 2H है और इसमें भी 2H है, 4H हो गए। उधर H कितने? 2 ही है, इसलिए यहाँ हम 2H कर देंगे। बस हमारा समीकरण पहले वाला संतुष्ट हो गया। इस अगला है अगले क्वेश्चन को हम सोल्व करें, अगले बी वाले को सोल्व करें। तो बी वाले में NaOH लिखा हुआ है और इधर Na2 लिखा हुआ है, इसलिए इधर 2 करना पड़ेगा। जिसे 2 करेंगे तो H संख्या प्रभावित हो जाएगी। H कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। और 2H यहाँ पे 4H हो गए, इसलिए इसको 4H करने के लिए यहाँ 2 करना पड़ेगा, ताकि 2 दूनी 4 हो जाए। इस तरह से यहाँ 2 और यहाँ 2 करने से ये समीकरण भी संतुष्ट हो जाता है। अगला BaCl2 प्लस H2SO4 है और प्लस से आगे एरो करके BaSO4 और HCl है। तो देखिए BaCl2 BaSO4 दोनों तरफ Ba और SO4 समान है, बस ये Cl2 और H2 मिलके क्या बनेगा? 2HCl, इसलिए हम यहाँ पर क्या ले देंगे? केवल 2HCl। इस तरह से हमारा समीकरण बैलेंस हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, वो इस तरह से है, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? संयोजन व प्रतिस्थापन अभिक्रिया को उदाहरण से समझाइए। अगला हमारा क्वेश्चन है जो आप देख पा रहे हैं, स्क्रीन पर देखिए, और इन क्वेश्चंस के आंसर आप सीधे टेक्स्ट बुक से लिख सकते हैं और आपने पढ़े भी होंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है जो हम आपको दिखाना चाहते हैं, विरंजक चूर्ण का सूत्र। तो इसका सूत्र होता है CaOCl2 और धावन सोडा का सूत्र होता है Na2CO3.10H2O। ये है
विरंजक नाम से क्लियर है, रंगीन वस्तु को रंगीन करने के लिए प्रयोग होता है। और Na2CO3 NH2 जैसा कि आप नाम से क्लियर है, धावन सोडा, जो साफ सफाई में और कपड़े धोने के इस्तेमाल आता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों के संरचनात्मक सूत्र लिखिए। तो यहाँ पर हम आपको एथेन का संरचना सूत्र लिख के दिखाएंगे। एथेन में 2 कार्बन होते हैं और कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, इसलिए कुल मिलाकर 4 बॉन्ड आसपास होना चाहिए और हाइड्रोजन की 1 होती है। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन इधर जोड़ेंगे, एक हाइड्रोजन इधर जोड़ेंगे, एक हाइड्रोजन हम इधर जोड़ेंगे। तो आप देख रहे हैं कार्बन कितनी वैलेंसी हो गई है, आसपास 4 बॉन्ड हो गए, इसलिए 4 वैलेंसी हो गई है। अब ऐसे ही इस कार्बन की यदि हम बात करें तो इसके आसपास भी कितने जोड़ने पड़ेंगे, 3, दूसरा ये और तीसरा ये। इस तरह से आप देख पा रहे हैं इस कार्बन के आसपास भी 4 बॉन्ड हो गए हैं। अब दोनों कार्बन की 4-4 वैलेंसी पूर्ण हो गई, इसलिए एथेन की संरचना हो गई है। प्रोपेन की संरचना बनाने के लिए हमें 3 कार्बन लेने पड़ेंगे, 1, 2, 3। और बाकी जो है वैलेंसियाँ हैं कार्बन की, वो हाइड्रोजन से पूर्ण करेंगे। तो इसके आसपास 3 एच जोड़ेंगे, बीच वाले के साथ 2 एच जोड़ने पड़ेंगे क्योंकि आइड साइड से 2 वैलेंसी पूर्ण हो रही है, और इसके साथ पुनः 3 एच हमें जोड़ने पड़ेंगे। तो ये किसकी रचना हो गई है, प्रोपेन की। अगले की बात करें ब्यूटेन, तो ब्यूटेन में कितने कार्बन है भाई, 4 कार्बन होंगे। 4 कार्बन, इसके आसपास 3 एच जोड़ेंगे, 1, 2, 3, और बीच वाले जितने भी कार्बन हैं उनसे 2-2 एच जोड़ेंगे क्योंकि 2-2 वैलेंसी उनकी आइड साइड वाले कार्बन से हो रही है, और इसकी फिर हम पुनः 3 हाइड्रोजन से जोड़ेंगे। तो ये जो संरचना हो गई ये किसकी हो गई है, ब्यूटेन की हो गई है। अब बात आती है एथीन की। यहाँ था एथेन और यहाँ है एथीन। जब भी एथेन हो तो 2 कार्बन होते हैं और एथीन हो तो भी 2 कार्बन होते हैं। एथेन में सिंगल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन मध्य, और एथीन में डबल बॉन्ड होता है। अब यहाँ पे कार्बन की 2-2 वैलेंसी तो पहले से पूर्ण हो रही है। अब हमें कितने एच जोड़ना है, 2, एक एच यहाँ, एक इस साइड जोड़ सकते हैं, अदरवाइज इस साइड भी जोड़ सकते हैं। ऐसे इसमें 2 एच जोड़ेंगे और इसमें 2 एच जोड़ेंगे, तो ये बन गया हमारा एथीन। तो इस तरह से हमने आपको संरचना बताई। आगे हम बताते हैं, इसी क्वेश्चन का अथवा है, निम्नलिखित यौगिकों के इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना लिखिए। इनके आंसर लिखने के लिए आपको ज़्यादा लिखना नहीं है, केवल समझ पर आधारित प्रश्न है और नंबर आपको पूरे मिलेंगे। मैं आपको कार्बन डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिख के दिखाता हूँ। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन 1 और ऑक्सीजन 2 है। जिसकी संख्या ज़्यादा होती है कम होती है वो केंद्रीय परमाणु होता है। तो हम यहाँ पर कार्बन को पहले लिखेंगे और उसके बाद में आसपास उसके क्या लिख देंगे, ऑक्सीजन। अब कार्बन के आस क्या होता है, चतुसंयोजी होता है। इसमें बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4, जो कि हमने डार्ट्स के द्वारा दिखा दिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन को बिंदु के द्वारा मेंशन कर दिए। अब अगले जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन के दिखाने हैं। ऑक्सीजन के बाहरी कोश में 6 होते हैं, तो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को हम क्रॉस के द्वारा दिखा रहे हैं। हम इसको भी डार्ट के द्वारा दिखा सकते हैं, लेकिन क्रॉस के द्वारा हमने दिखा दिए। अब ये 2 और 2 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन हमारे ऑक्सीजन के हो गए। ऐसे ही यहाँ पर भी हम ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स ये दिखा रहे हैं। तो अब आप देख पा रहे हैं कि ये जो संरचना हो गई है ये किसकी, CO2 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हो गई है। ऐसे ही हमें किसकी दिखाना है, H2O की। H2O में कम संख्या में कौन है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन क्या हो गया, केंद्रीय परमाणु हो गया। अब इसको हम क्या लिख देंगे, ऐसे O और साइड में 2 H लिख देंगे। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 और 2 4 हो गए, ये 5 और ये 6। और हाइड्रोजन के पास कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन। ये हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन। ये H2O की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हो गई। ऐसे आपको NH3 की दिखाना है, तो ये N और H। तो आपको पहले इसके लिए संयुक्ता पता होना चाहिए। नाइट्रोजन संयुक्ता 3 होती है, 1 2 और ऊपर ले लेते हैं 3। और हाइड्रोजन की कितनी होती है, एक होती है। तो कितने हाइड्रोजन जोड़ने हैं, हमें 3 हाइड्रोजन जोड़ने हैं। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को हमने क्रॉस के द्वारा दिखा दिए इस तरह से।
तो ये अमोनिया की संरचना हो गई। अब बात आती है कार्बन की, मीथेन की। तो मीथेन में 4 एच जुड़े हुए हैं आसपास, 1 2 3, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का, फिर ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन और ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। तो ये CH4 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हो गई। अगला क्वेश्चन हमारा है, मनुष्य के पाचन तंत्र को का नामांकित बनाइए, मानव हृदय का नामांकित बनाइए। ये क्वेश्चन आपको स्वयं करना है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है, जिसे हम आपको हल कर दिखाएंगे। पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी कितनी है? 15 सेंटीमीटर। ये फोकस दूरी है। फोकस दूरी किससे इंडिकेट करते हैं? एफ से। एफ कितना है? 15 सेंटीमीटर। और किसी लेंस से कितनी दूरी पर रखे इसके द्वारा बिंदु का लेंस से 10 मीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने। क्वेश्चन को पूरा ठीक से कर लेते हैं। यहाँ पर बिंदु को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि इसके द्वारा बिंब का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने, और लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्षमता भी ज्ञात कीजिए। तो देखिए भाई, यहाँ पर दो बातें पूछी गई। मैं सवाल को हल करके दिखाता हूँ, उससे पहले आप रफ बातें समझ लीजिए। ये हमारा आगे हम सवाल में लिखेंगे, ये एफ हो गया हमारा, और ये 10 सेंटीमीटर जो है ये क्या प्रतिबिंब हो गया। और अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो कैसी होती है? 15 तो है, लेकिन वो कैसी होती है? नेगेटिव होती है। और ये वस्तु प्रतिबिंब की वस्तु से दूरी होगी, प्रतिबिंब की लेंस से दूरी हो गई, और वस्तु की दूरी हमसे पूछी गई u। तो v का मान दिया है, f का मान दिया है, u का मान पूछा गया है। फिलहाल मैं इसको यहाँ पर हमें क्या क्या दिए हैं वो लिख देता हूँ, यहाँ हल करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले हम लिख देंगे दिया है इस सवाल के लिए। f बराबर कितना हो गया? -15 सेंटीमीटर, ये माइनस भी लगाना है। और v बराबर कितना हो गया है? 10 सेंटीमीटर। और u बराबर आपको क्या करना है? क्वेश्चन मार्क लगाना है। अब इसके बाद हमें फार्मूला लगाना है। हम जानते हैं कि 1/f बराबर, ये कौन सूत्र है? इसमें ऊपर लेंस है, देखो लेंस के बारे में कही गई है, ये लेंस के लिए कहा गया उत्तर लेंस। तो लेंस का सूत्र जो होता है वो होता है 1/, मैं यहाँ लिख देता हूँ ऊपर, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो 1/f, f को क्या लिखूँगा मैं? -15। 1/v, v को कितना लिखूँगा? 10 माइनस 1/u। अब इसको सोल्व करेंगे तो अगली स्टेप में हम इस -1/u को इधर ले आएंगे, और 1/15 है इसको इधर ले आएंगे, माइनस का इधर आके प्लस हो जाएगा। यहाँ पर आपको इस तरह से सोल्व करना है। तो चलिए इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे तो 1/u बराबर हमारा 1/10 तो ऑलरेडी उधर है ही, और -1/15 हो जाके +1/15 हो जाएगा। तो 1/u बराबर एलसीएम हम लेंगे तो 10 और 15 का जो एलसीएम होता है वो 30 होता है। तो ये 10 × 30 3 हो जाएगा, और ये 15 × 30 2 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास u जो है ये हो जाएगा अगली स्टेप में। अगली स्टेप में मैं लिख देता हूँ 1/u बराबर 5/30, यानी कि 5 × 5 और 5 × 6 = 30। तो 1/u बराबर 1/6, तो u बराबर कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर। तो वस्तु को कितनी दूरी पर रखना पड़ेगा? 6 सेंटीमीटर की दूरी पर हमें रखना पड़ेगा। अब बात आती है आवर्धन की। तो आवर्धन m जो होता है वो v/u होता है। v हमारा कितना आ गया है? v का मान हमारे पास 10 है और u का मान 6 है। तो इसे हम काटेंगे, कैंसिल करेंगे, तो ये 2 × 6 और ये 2 × 5 = 10। तो आवर्धन कितना होगा? 5/3। ये आवर्धन भी हमसे इसमें पूछा था। दो बातें पूछी थी, कितनी दूरी बनेगा और आवर्धन क्या रहेगा।
इस तरह से हमारा 22वां क्वेश्चन भी सोल्व हो गया। इस तरह से इस क्वेश्चन को भी आप सोल्व कर सकते हैं। इस तरह से हमने इस क्वेश्चन पेपर में आपको महत्वपूर्ण प्रश्न बताने के साथ कुछ विशेष प्रश्नों को हल करके भी हमने आपको बताया है। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।